पिक्चर चालू करो बे। बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर में जाति का सवाल, क्या बुलडोजर मजहब और जाति देखकर चलता है? मैं बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि एनकाउंटर और मुठभेड़। अभी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि साहब उनकी सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है 9000 से अधिक मुठभेड़ हुई और कहते हैं साफ कर दिया। अरे साहब 3 मुठभेड़ रोज हो रही है, मतलब आप कह रहे हो 3 अपराधी रोज गोलियां चला रहे हैं, तो फिर ये अपराध खत्म क्यों नहीं होता? सिर्फ यही 80-20 करके और वो सबक सिखा दिया। जो मंगलसूत्र की राजनीति थी, जो मटन मछली की राजनीति थी, जो शमशान कब्रिस्तान की थी, जो दिवाली रमजान की थी, उसका उत्तर प्रदेश की जनता ने सबक सिखाया। आधे रह गए। बुनियादी सवालों पर बात कीजिए आदित्यनाथ जी, और लोगों के परेशानी में साथ खड़ा होने की कोशिश कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप जी। सुधांशु जी, अब सवाल यहां पर उठा, बुलडोजर क्या मजहब और जाति देखकर चलता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल तत्काल रोक लगाई है कि साहब 1 अक्टूबर तक रुक जाएगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। क्या ये उन सरकारों पर एक चोट है जो बुलडोजर एक्शन के लिए आगे बढ़ती थी? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, बुलडोजर धर्म जाति देख के नहीं चलता, बुलडोजर से अपराध देख के चलता है। परंतु यहां समस्या क्या है? अपराधियों की जाति देखी जाती है, बुलडोजर अपराध देखकर चलता है या अवैध निर्माण पर चलता है? पहले ये क्लियर कीजिए। अवैध निर्माण एक अपराध है जी, अवैध निर्माण एक अपराध है। अगर आप और किसी मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इवन सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी ये कहा है कि हम अवैध निर्माण को गिराने के विरुद्ध नहीं हैं। इतने साल में चुनौती से कहता हूं, एक निर्माण जो अवैध निर्माण था उसको वैध साबित कर पाए हो तो बताइए। इससे यह अंदाजा लगाइए कि उस दौरे हुकूमत में कितना अवैध निर्माण हुआ था। अच्छा, कितना जबरदस्त अवैध निर्माण हुआ था, इसका आप कल्पना करिए। इस पक्ष पे ध्यान नहीं दे रहे। और मैं कहना चाहता हूं, समस्या क्या है इनके और तथाकथित सेकुलर दलों की? इनको अपराधियों और आतंकवादियों के साथ समाज को जोड़ना है। एनकाउंटर पर जाति वाली सियासत आखिर कौन कर रहा है? अबे जी, कौन कर रहा है एनकाउंटर पर जाति वाली सियासत? अगर कोई अपराधी है, ठीक है, उसने अगर फायर किया पुलिस पर, तो पुलिस तो फायर करेगी, जवाबी फायर करेगी। देखिए, क्या मंगेश यादव अपराधी नहीं था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिशोध की आग में जल रही है। बिल्कुल ठीक बात कहा आपने कि ये प्रतिशोध ले रहे हैं उन लोगों से जो उनके खिलाफ वोट करते हैं। अभी बहुत सारी बड़ी फहरिस्त सुधांशु जी ने गिराई। इस फहरिस्त में जोड़िए ना, बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं पर आरोप है बलात्कार का। उन्होंने गैंग रेप किया। गया क्या बुलडोजर उनके यहाँ? नहीं। रात के अंधियार में हाथरस में बच्ची को पेट्रोल डलाकर जला दिया। ऑडियंस की तरफ से काफी मैं जरूर कहना चाहूंगा, ऑडियंस की तरफ से काफी तालियां बज रही है और सवाल के लिए कई सारे यहाँ पर हाथ भी उठ रहे हैं। एक लाइन जरूर, इन्होंने अपनी बात साबित कर दी। मैंने कहा अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलेगा, ये तो अपराध पे गिनाने लगे। अरे भाई, अवैध निर्माण होगा तो बुलडोजर चलेगा, ये थोड़ी ये हुआ तो बुलडोजर चलेगा? बताइए। जब कोई अपराध करता है तभी उसका अवैध निर्माण क्यों देखा जाता है? उससे बहुत पहले अच्छा सवाल है ये इम्पोर्टेंट सवाल कि जब कोई अपराध करता है उस पर आरोप लगते हैं तभी उसका बता रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, मैं जवाब देता हूँ। आप गाड़ी को जरा रेड लाइन फदा दीजिए, उसके बाद पुलिस वाला रोकता है, रुको रुको रुको, गाड़ी का कागजात दिखाओ। और उस समय, या आप हाई स्पीड में चला रहे हो, उस समय आप कहें गाड़ी का तो कागजात ही नहीं, गाड़ी जब्त होती है कि नहीं? तब थोड़ी आप कहेंगे नहीं सिर्फ स्पीड देखो, गाड़ी का इंश्योरेंस है, इससे कोई मतलब नहीं है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, इससे मतलब नहीं है, सब देखा जाता है। तो सर ये बताइए कि उदयपुर की चाकूबाजी वाली घटना में क्या हुआ? वो तो सर उसका घर नहीं था, वो तो मकान मालिक का घर था। बोल उसे क्यों गिरा दिया गया सर? कि बहुत सही बात है। अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण अवैध है, वो किसका भी हो। और वहां वन विभाग की जमीन में और भी घर बने हुए हैं, बाकियों को छोड़ के सिर्फ इसी को। साहब, जो चीज प्रकाश में आती जाती है उस पर कार्रवाई होती जाती है। पहले अब जैसे उदाहरण के लिए ये पहले टॉर्च नहीं जलती। सुनिए, ये वैसा बचकाना तर्क है कि आप दिल्ली में जा रहे हो या नोएडा में कहीं जा रहे हो और सड़क पे गाड़ी चेकिंग हो रही हो, आपकी गाड़ी गलत पकड़ ली जाए, आप कहेंगे पूरी दिल्ली की चेकिंग होनी चाहिए तब मेरी होनी चाहिए। अरे जिस सड़क पे चेकिंग हो रही है उस सड़क पे पकड़ा जाएगा। ये थोड़ी आप कहेंगे कि पूरी दिल्ली में चेकिंग होनी चाहिए तभी मेरी चेकिंग होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। और यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा सांप्रदायिक सौहार्द हम बिगाड़ना चाहते हैं। इनके जमाने में सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक जानते क्या था? हमारी सरकार आने से पहले जाकिर नायक शांति का मसीहा था, इशरत जहां बेटी थी, अफजल हालात का मारा था, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग थी, बुरहान वानी भटका नौजवान था, भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा था और हिंदू आतंकवादी था। ये था सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत। बुरहान वानी को भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जम्मू कश्मीर में घर पे मुआवजा देने गए और उन्होंने कहा कि ये गलती से उसका एनकाउंटर किया, ये उनका स्टेटमेंट है। अब बोल। जाकिर नाइक का जिक्र किया, अभी प्रधानमंत्री गए थे ना मलेशिया,
प्रधानमंत्री से मिले वहां के, क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा कि जाकिर नायक को हिंदुस्तान को सौंपने के संदर्भ में कोई बात नहीं की। वक्फ को लेकर जाकिर नायक ने ट्वीट किया, मैं शर्मसार कर देने वाली बात है, हमारे भारत के मंत्री उसको टैग करके कहते हैं कि आपको बोलने का अधिकार नहीं। अरे आप तो एक्सट्रेडिशन की मांग करो साहब, उसको लेकर आओ प्रधानमंत्री जी। सिर्फ यहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए जाकिर नायक के नाम बिल्कुल लेके आओ ना। बोलिए प्रधानमंत्री जी को, बांग्लादेश का जिक्र किया, वहां हिंदुओं पर हमले हुए, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, मुंह भी खोला। अभी क्रिकेट का मैच आप उनके साथ खेल, क्या बात करते हो आप? किसी ने वो तो बहुत जब मीडिया में दिखाया जाने लगा कि जिम्मेदारी किसकी थी। मैं अब अगले सवाल पर बढ़ता हूं। अगला सवाल है जातीय जनगणना से जुड़ा हुआ। जातीय जनगणना कितना जरूरी है? सुधांशु जी, क्या जातीय जनगणना बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है? एक बात वैसे आपको बात बताऊं जी, जो इनके नेता क्लियर कट झूठ बोल देते हैं, एक ही राज्य है जहां जातिगत सर्वे हुआ, वो है बिहार। और आप चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी के दर्जनों वीडियो देख लीजिएगा जिसमें उन्होंने कहा, देखो भैया मैंने तो नीतीश कुमार से कह दिया था जातिगत सर्वे कराना पड़ेगा। और सुनिए स्थिति क्या है, सदन की कार्रवाई कोट कर रहा हूं, इनके उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने चैलेंज करके रखा है कि अगर जातिगत जनगणना का आपने डाटा बाहर किया तो मैं सरकार गिरा दूंगा। और जब ये बात पिछले लोकसभा की बात है, प्रहलाद जोशी जी कर्नाटक के हैं, संसदीय कार्य मंत्री थे, इनके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी से राज्यसभा में बोली, मैं बैठा था कि भाई आपका डिप्टी सीएम तो ये बोलता है, तो कहते हैं वो तो आपकी तरह सोचते हैं, उसके लिए हम क्या करें बताइए। इतने बेबस हैं कि देखो भैया अपनी सरकार में जारी नहीं कर जब पा। बिहार की जातीय जनगणना जारी हो सकती है तो फिर कर्नाटक की क्यों करवा के रखा हुआ? प्रत्युष जी वैसे तो मेरे साथी मित्र सबसे विद्वान प्रवक्ताओं में से हैं, मगर झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और फिर अगले झूठ की तैयारी रखते हैं। बताइए क्या झूठ बोला मैं बताता हूं आपको। 2011 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सबकी सहमति से जातिगत जनगणना कराई। उस जातिगत जनगणना का डेटा, ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है मोदी सरकार ने कि उसका डेटा 2014 तक, क्योंकि जातिगत जनगणना में 3 से 4 साल लगते हैं जी, उसका डेटा हजारों एक्सेल शीट में रजिस्ट्रार सेंसस को दिया गया जब मोदी सरकार आ गई थी। मोदी सरकार ने अनविन पनागरिया की एक कमेटी बनाई, नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि उसकी ना तो कभी कोई मीटिंग की गई, ना ही उसके सदस्य बनाए गए, और इन्होंने वो रिपोर्ट छुपा ली। अब बात करते हैं राहुल गांधी जी का क्या आर्गुमेंट है। देखिए, बहुत बड़ा खुलासा करता हूं। जिस समय बिहार अपने सर्वे करा रहा था, एक बुनियादी अंतर समझिएगा, हम कह रहे हैं जातिगत जनगणना, मोदी सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि ये जो सेंसस है, जो जनगणना है, आर्टिकल 246 एंट्री 79 7 शेड्यूल, ये केंद्र का अधिकार है, कोई राज्य जातिगत जनगणना नहीं करा सकता, सेंसस नहीं करा सकता। तो बिहार ने सेंसस नहीं कराया, सर्वेक्षण कराया। उस सर्वेक्षण में मोदी जी का भाषण सुनिएगा, वो कहते हैं ये पाप करना बंद करो, और एक एफिडेविट दिया हाई कोर्ट में, ये पटना की हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं चाहते। उसको